association with कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। चुनाव नजदीक आते नहीं कि नेता चक्कर घिन्ने हो जाते हैं, पूरे टाइम घूमते रहते हैं। जहां जहां जाते हैं एक एक पत्थर गाड़ कर आते हैं कि यहाँ कॉलेज बनाएंगे, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ सड़क बनेगी और यहाँ उतरेगा हवाई जहाज। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि फलानी योजना में इतने हजार करोड़ लगाकर इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पुराने जमाने में सिर्फ रोजगार देने का वादा होता था, अब रोजगार के साथ साथ रोजगार के अवसर देने का भी वादा होता है। लेकिन दिया जाएगा के शोर में यह बात दब जाती है कि बीते 5 सालों में दिया कितना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े अब बता रहे हैं कि 4 चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में पिछले 5 सालों के दरमियान रोजगार घट गया है। तो दिन की बड़ी खबर में यही बात करेंगे कि जिन नौकरियों की बात नेतागण अब कर रहे हैं वो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्यों नहीं दी। बात चुनाव की चली है तो ये भी बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ योगी सरकार का साथ किन लोगों ने आज छोड़ दिया। लेकिन इन सारी बातों से पहले गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहले सुर्खी का संबंध है कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से। एक दिन ऐसा नहीं बीतता जब कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1,68,000 नए मामले सामने आए और 277 मरीजों की मौत हो गई। 69,959 लोग ठीक भी हो गए। वैसे एक्टिव केसेस की संख्या बीते 208 दिनों में सर्वाधिक हो गई है। राजधानी दिल्ली में निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश आ गए हैं। कंपनी से कह दिया गया है कि वो चाहे तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल के तहत काम कर सकती हैं। वैसे बैंक्स और कुरियर सेवाओं जैसी कुछ सर्विसेज हैं जो इन प्रतिबंधों से बाहर रखी गई हैं दिल्ली में। आज से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे लोगों के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। आप लाख माथा पीटते रहें कि ये सब हो रहा है तो चुनाव कैसे हो रहा है, उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डेटा पर गौर न किया जाए। याद कीजिए चुनावों के ऐलान वाली केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने तब कहा था कि सबसे ज्यादा मामले तो आ रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में। वहां तो चुनाव नहीं हो रहा है, फिर ये मामले बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि चुनावों के चलते ही मामले बढ़ जाएंगे। चुनाव आयोग ने अपनी बात में डेटा को शामिल किया था, लेकिन क्या वो डेटा पूरी तरह से सही था? जवाब देती है इंडिया टुडे पर छपी मिलन शर्मा और सम्राट शर्मा की शानदार रिपोर्ट। कोविड इन इंडिया, टेस्टिंग रेट्स इन पोल बाउंड स्टेट्स मच लोअर देन अदर्स शोज डेटा नाम से 11 जनवरी को छपी इस रिपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ही आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि कैसे कम से कम 3 चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड ने टेस्टिंग को रफ्तार ही नहीं दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं। बिना महामारी विशेषज्ञ होते भी आप समझ सकते हैं कि यहां कौन सा खेल चल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी 2022 के पहले हफ्ते के बीच डेली टेस्टिंग किस राज्य में कितनी बढ़ी। डेटा ये रहा। पश्चिम बंगाल में 51.7%, गोवा में 47.8%, ये चुनावी राज्य है। दिल्ली, यहां चुनाव नहीं है, 46.2%। महाराष्ट्र यहां भी नहीं है, 43.9%। और मणिपुर, एक और चुनावी राज्य, 37.8%। उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य 19.6%। उत्तराखंड चुनावी राज्य 17.4%। और पंजाब चुनावी राज्य -21.7%। यह बताता है कि न सिर्फ यूपी और उत्तराखंड में टेस्टिंग बहुत धीमी गति से बढ़ रही, बल्कि पंजाब ने तो टेस्टिंग घटा दी है। एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो वो भी 21% से ज्यादा का स्लंप आया है पंजाब में। तो इस पर अब आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग की गाइडलाइंस ही बदल दी हैं। अगर कोविड पॉजिटिव मरीज के कॉन्टैक्ट्स हैं और वो टेस्टिंग की गाइडलाइन के तहत नहीं आते हैं, हाई रिस्क नहीं माने जाते हैं, तो उन्हें टेस्ट करना जरूरी नहीं रह गया है। ऐसे में उस तर्क में ज्यादा दम रह नहीं जाता कि महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में मामले ज्यादा क्यों आ रहे हैं। डेटा कह रहा है कि वो टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए मामले ज्यादा हैं। और जब तक चुनावी राज्य के लोगों को कोई दैवीय शक्ति आकर अमृत नहीं दे देती, वहां भी टेस्टिंग बढ़ने पर मामले ज्यादा ही आएंगे। उम्मीद ही की जा सकती है कि चुनाव आयोग इस रिपोर्ट पर देखकर चुनावी राज्यों में टीकाकरण बढ़ाने के साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ाने पर जोर देगा, ताकि जब तक चुनाव के लिए लोग निकलने लगें, ज्यादा से ज्यादा मामलों की पहचान करके इलाज मुहैया करा दिया जाए और जरूरी कदम उठा लिए जाए। हम फिर कहते हैं, कोरोना जीवन मरण का प्रश्न है, चुनाव नहीं है। दूसरी सुर्खी का संबंध है उत्तर प्रदेश चुनाव से। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज कैबिनेट और भाजपा से इस्तीफा दे दिया। सुनिए इस्तीफे के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य ने
क्या वजह बताई? मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कह दिया कि कम से कम 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे पवार ने यह भी कहा था कि गोवा में वो महाआघाड़ी सरकार जैसा वो महाराष्ट्र में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं। वापस आते हैं यूपी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके कहा है कि मौर्य को जल्दबाजी में निर्णय से पहले बातचीत करनी चाहिए। वैसे एक वक्त वो भी था जब मौर्य बसपा में होते थे, मायावती के करीबी माने जाते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में आ गए थे। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि बसपा में टिकटें नीलाम हो रही हैं। अब भाजपा छोड़ने के पीछे उन्होंने वजह बताई है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों और व्यापारियों के प्रति सरकार का रवैया उपेक्षात्मक है। इन इस्तीफों पर भाजपा और सपा ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। तीसरी सुर्खी हमारे कई दर्शकों के लिए बड़ी काम की हो सकती है, खासकर सैलरी क्लास। आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने साल 2021-22 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आखिरकार बढ़ा दी। अब आप 15 मार्च 2022 तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दर्शक जानते ही हैं कि इससे पहले डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2021, जो कि एक्सपायर कर गई। सीबीडीटी की तरफ से एक ट्वीट में बताया गया कि करदाताओं को कोविड के चलते इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हुई असुविधा को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है डेडलाइन बढ़ाने का, 15 मार्च 2022। अब लेट मत कीजिएगा प्लीज। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वो सत्य ही होगा। और आज जब हम स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर दी लेमन टॉप शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब का सत्य यही है कि सरकारें भले ही चुनाव आने पर युवाओं के लिए बुर्ज खलीफा खड़ा कर देने जैसी बड़ी बड़ी बातें करती हों, मगर 5 साल के अंत में उन्हीं युवाओं को धूल का एक टीला तक नहीं मिल पाता। कल यानी 12 जनवरी को देश स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाने जा रहा है। सुबह होते ही नेता नगरी से ट्वीट आने शुरू हो जाएंगे। चूंकि साल 1984 से यह परंपरा रही है कि देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो युवा दिवस की बधाई भी आपको खूब दे दी जाएगी। मगर अब जब 5 राज्यों में आचार संहिता लग गई है, तो युवा दिवस की पूर्व संध्या हमारा सवाल सरकारों और सरकार के नेताओं से है कि आखिर 5 सालों में उन्होंने युवाओं को युवा दिवस की बधाई के अलावा दिया क्या। स्वामी जी युवाओं से कहते थे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लेकिन नेताजी लोगों की नीतियां कहती हैं कि उठो जागो और चप्पल घिसते रहो। पहले वैकेंसी निकलने के इंतजार में चप्पल घिसो, फिर पेपर लीक हो जाने पर घिसो। इतने से काम नहीं बनेगा, गलती से पेपर हो जाए तो इंटरव्यू में घिसो, और वो भी हो जाए तो कचहरी में घिसो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच तक घिसते, और इतना घिसते घिसते जबानी घिस जाए तो नियति, और नौकरी मिल जाए तो किस्मत। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल हुआ है हमारे देश में युवाओं का। इससे पहले कि कल नेतागण युवा दिवस की बधाइयों की टोकरी आपकी खोपड़ी से दे माने, CMIA ने 4 चुनावी राज्यों में रोजगार के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसे खोपड़ी से चिपका कर रखिए, चकरा भी सकती है। CMIA यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव वाले 4 राज्यों में पिछले 5 सालों में रोजगार बढ़ने के बजाय घट गया है। मणिपुर का डेटा नहीं मिल पाया, मगर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में नौकरी पेशा लोग कम हो गए। चूंकि सरकारें रोजगार पर डेटा देने से बचती हैं और गाहे बगाहे CMIA के आंकड़ों से ही जो सच्चाई सामने आती है वो आ पाती है, इसलिए हम इन डेटा को रेफर कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि रोजगार देने के वादे किए गए और हुआ ठीक उसका उलट। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की।
सीएमआईए के मुताबिक यूपी में नौकरी के योग्य लोगों की संख्या दिसंबर 2017 में 14 करोड़ 95 लाख थी, जो पिछले 5 सालों में 2.12 करोड़ बढ़कर 17 करोड़ 7 लाख हो चुकी है। नौकरी की योग्यता रखने वाले लोगों में करीब 14% का इससे इजाफा हुआ है। इस हिसाब से दिसंबर 2016 में यूपी में नौकरी की योग्यता रखने वाले 14 करोड़ 95 लाख लोगों में से 5 करोड़ 75 लाख लोगों के पास रोजगार था, यानी नौकरी थी। यानी कुल संख्या के 38.5% लोगों के पास ही पक्की तनख्वाहिया नौकरी थी, जो पूरे 5 साल बाद दिसंबर 2021 में बढ़ने के बजाय घट गई। सीएमआई के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में दिसंबर 2021 में नौकरी करने वाले करीब 5 करोड़ 59,76,000 ही रह गए। अलबत्ता आबादी और नौकरी की योग्यता रखने वालों की संख्या जरूर बढ़ गई, तो ऐसे में सूबे में नौकरी पेशा लोगों की हिस्सेदारी में गिरावट हुई, जो 38.5% से गिरकर 32.79% रह गई। यानी बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। नई नौकरियां मिलना तो दूर की कौड़ी रही, बल्कि पुराने नौकरी पेशा लोगों के हाथ से भी नौकरी जाती रही। एक तरफ योगी सरकार रोजगार देने में नंबर 1 होने का दावा करती है, पोस्टर चस्पा करवाती है और आंकड़े तमाम दावों के पोस्टर उखाड़ फेंक दे रहे हैं। लाठियों की चटक से चमड़ियां छिलवा लेने वाले प्रदर्शनकारी युवाओं के हाथ 5 साल खाली रह गए। ऐसे में युवाओं के लिए काम करने वाले युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम फैज अहमद फैज की तर्ज पर कह रहे हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कि आए दिन आप देखते हैं कि आत्महत्या, खुदकुशी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सरकारों की इसमें भूमिका कैसी रही है? उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे कि वो सरकार जो सत्ता में आई इस वादे के साथ थी कि जितने रिक्त सरकारी पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर प्रारंभ कर दी जाएगी। वो 5 साल पूरा होने के बाद भी 5 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों को नहीं भर पाई है। लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से नौकरी नहीं दी गई, सरकार की तरफ से पुलिसिया लाठी डंडे मिले। पंजाब में यही हालत थी। आपने देखा रोजगार मांग रहे लोगों को कैसे जबान बंद करके डिटेन कर लिया जाता था। उत्तराखंड में यही हाल है। हरिद्वार में प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ प्रदेश सरकार उनकी सुध तक नहीं ले रही है। हर जगह यही हाल है। इसीलिए अब जब चुनाव का अवसर है, ये मुद्दा है जो सबसे गंभीर मुद्दा होना चाहिए था। इस पर सवाल जवाब, बहस, संवाद होना चाहिए था। लेकिन युवाओं को अब सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस पर सवाल जवाब हो और ऐसी सरकारें चुनकर आए जो यूथ एंग्जाइटीज को समझती हों, जो युवाओं में व्याप्त असंतोष और आक्रोश के निराकरण का काम कर सके, जिनके पास कुछ ब्लूप्रिंट हो फ्यूचर का, जिनके पास रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर कोई ना कोई प्लान हो। ऐसी सरकारों को चुनने का काम करना चाहिए युवाओं को। मैं होपफुल हूँ कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस ढंग से युवा खड़े हो रहे हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से, तो जरूर आने वाले समय में ऐसी सरकारें आएंगी जो युवाओं के हित में काम करेंगी। अनुपम कहते हैं जो युवा हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि युवा हित की बात तो सब करते हैं, मगर हकीकत में जमीन पर साकार नहीं होती। 2017 का चुनाव युवाओं की उम्मीदों पर भी लड़ा गया था। भाजपा का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया था, उसमें 12 नंबर के पेज पर लिखा है, सरकार बनने के 90 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 90 दिन के अंदर का वादा था और वादे पर निसार होते हुए पूरे 5 साल निकल गए। आज भी सरकारी आंकड़ों में ही यूपी में करीब 5 लाख पद खाली पड़े हैं। भर्तियों की मांग के लिए युवा लाठियां खाते रहे और आचार संहिता लग गई, तो अब नए वादों का इंतजार कीजिए। ये तो सिर्फ पहले राज्य की बात थी, बाकियों का हाल इससे जुदा नहीं है। अब चलते हैं दूसरे चुनावी राज्य पंजाब की तरफ, वहां की बात करते हैं। 2017 का चुनाव याद हो तो पंजाब में एक गाना चला करता था उस वक्त, चौंदा है पंजाब कैप्टन दी सरकार, और कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी भी। वादे इतने बड़े थे कि पूछिए मत, मगर आंकड़े कहते हैं कि सब गुड़गोबर हो गया। पंजाब के मामले में सीएमआई का डेटा कहता है कि दिसंबर 2016 में पंजाब में करीब 2 करोड़ 32,68,000 लोग नौकरी की योग्यता रखते थे। इनमें से 98,37,000 लोगों के हाथ में पक्की नौकरी थी भी, जो योग्यता रखने वालों का करीब 42.28% बैठता है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि 5 साल में कितनी प्रगति, कितनी दुर्गति हुई। तब से लेकर अब आ गए हैं 17 से हम 21 आ गए। दिसंबर 2021 में नौकरी की योग्यता रखने वाले लोगों की संख्या 11% बढ़ गई, जो लाजमी थी, जनसंख्या भी बढ़ रही है। दिसंबर 2021 में यह संख्या 2 करोड़ 58 लाख हो गई। तो क्या योग्य लोगों की संख्या बढ़ने के बाद पंजाब में नौकरियां बढ़ गई कांग्रेस शासन में? उत्तर प्रदेश की ही तरह यहां भी जवाब ना में है।
नौकरी पेशा लोगों की संख्या 5 साल बाद यहां भी कम होकर 98 लाख से घटकर करीब 95 लाख बची। 3 लाख लोगों के हाथ से रोजगार चला गया। पीछे से नए बेरोजगारों की फौज भी खड़ी हो गई। तो हुआ यह कि पंजाब में पहले 42.28% योग्य लोगों के हाथ में रोजगार था, अब सिर्फ 36.86% लोगों के पास ही रोजगार है। तोड़ के समझें तो 100 लोग अगर पात्र हैं, नौकरी लायक, पढ़े लिखे हैं, एज है, फिटनेस है, तो उसमें से सिर्फ 37 लोगों को नौकरी मिल रही है। यानी यहां भी मामला उल्टी दिशा में चला गया और दिशा इतनी गड़बड़ हुई कि रोजगार के वादे कर पंजाब के सीएम बने कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरी साल खुद बेरोजगार हो गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, मगर वादे तो कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब के लिए अपने घोषणा पत्र में खूब किए थे। घोषणा पत्र के दूसरे ही पन्ने पर कांग्रेस ने घर घर रोजगार देने का वादा किया था और वादा कितना पूरा हुआ वो पिछले दिनों चंडीगढ़ में लाठियां खाते युवाओं और नए सीएम चन्नी की रैली में युवाओं का मुंह बंद करती तस्वीरों ने ही बता दिया था। बाकी रही सही कमी सीएमआई के आंकड़ों ने पूरी कर दी है। युवाओं के हाथ हर तरफ निराशा ही लगी। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, सबकी सरकारें रहीं, इसलिए पंजाब के युवा इस बार किस मूड में हैं वो भी आप सुनते चलिए। पिछली सरकार घर घर नौकरी के झूठे वादे पे हमारे बीच आई थी, लेकिन वो उस वादे को ना पूरा करते हुए जा रही है। लेकिन पंजाब के युवा वही लाठीचार्ज सहने के लिए मजबूर थे और हम लोग आज भी वहीं पे हैं। मेरे ख्याल से जो इस बार इलेक्शंस का मुद्दा होना चाहिए वो मेनली होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स। इन तीनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर कोई लीडर इन तीनों मुद्दों पर बात करता है, अगर उनकी बात हमें पसंद आती है, तो उन लीडर के बारे में सोचा जा सकता है। यूपी और पंजाब के बाद अब जरा पहाड़ के पानी और जवानी की बात कर लेते हैं। हमारे नहीं, किसी और के शब्द हैं ये। जी, उत्तराखंड, जहां बड़े ही कम अंतराल में भाजपा को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। यहां सीएमआई का डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में 80,37,000 लोग नौकरी करने के काबिल थे। 5 साल में काबिल लोगों की संख्या बढ़कर 91,41,000 हो गई, यानी कुल इजाफा 14% का हुआ। मगर नौकरी वालों का क्या हुआ, वो आंकड़ा भी हमारे सामने है सीएमआई के हवाले से। दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में 32,23,000 लोगों के हाथ में नौकरी थी। 5 साल बाद दिसंबर 2021 में नौकरी वालों की संख्या बढ़ने के बजाय यहां भी घटी है और घटी हुई संख्या है 27,82,000। करीब 4.25 लाख लोगों के हाथ में नौकरी नहीं रही। पहले योगी आबादी के 40.1% के हाथ में रोजगार था, अब सिर्फ 30.43% लोगों के पास ही रोजगार बचा है। 100 लोग अगर पात्र हैं तो उसमें से सिर्फ 30.43 31 लगा लीजिए, इतने ही लोगों को नौकरी मिल रही, बाकी को नहीं मिल पा रही है। सीधे सीधे करीब 10% की गिरावट हुई है उत्तराखंड में, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। चुनावी वादों और नारों में युवाओं की उम्मीदें यहां भी धूमिल हो गई। पलायन खूब बढ़ा, पानी का पता नहीं है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि जवानी का 5 साल में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री के वादे के ठीक उलट। याद है 2017 में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आपको। और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। हमने बीड़ा उठाया है ये कहावत बदलने का। पहाड़ की जवानी को पहाड़ को काम आनी चाहिए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आना चाहिए। उसी पानी से बिजली पैदा होनी चाहिए, उसी पानी पर एडवेंचर टूरिज्म चलना चाहिए, उसी पानी पर वाटर स्पोर्ट्स चलना चाहिए, उसी पानी पर टूरिज्म के नए नए क्षेत्र विकसित होने चाहिए और दुनिया भर की जवानी को निमंत्रण देने का सामर्थ्य उस पानी में हो। और पानी जो कभी पहाड़ के काम नहीं आता था, वो पानी पहाड़ के लिए काम आ जाए। जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी इलाकों में चली जाती है, रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए, ये काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम भारत सरकार उठा रही है। तो 5 साल बाद अब भी सवाल वहीं बना हुआ है। जवानी जस के तस रोजगार के लिए तरस रही है। और रही बात पानी की, तो गोवा के समंदर में वो पिछले 5 सालों में खूब बहा। अब गोवा की भी बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार घूमना और दोस्तों के साथ लंबी पार्टी का प्लान बने तभी गोवा को याद किया जाए। वहाँ के लोगों को भी नौकरी चाहिए और नौकरी के वादे तो पार्टी ही करती है। गोवा में वाली पार्टी नहीं, गोवा से वाली पार्टी।
वहां क्या स्थिति है, इस पर CMI ने अपनी रोशनी डाली है और आंकड़े ये बता रहे हैं हमें। दिसंबर 2016 में गोवा में 12,29,000 लोग नौकरी की योग्यता रखते थे। करीब 6 लाख लोगों के हाथ में नौकरी थी भी, यानी 49.31%, लगभग आधे लोगों के पास रोजगार था जो कर सकते थे। मगर बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार में क्या हुआ, नौकरी की योग्यता रखने वालों की संख्या 12,29,000 से बढ़कर 13,13,000 हो गई, मगर रोजगार वाले हाथों में भारी गिरावट आई और दिसंबर 2021 में 6 लाख की संख्या 4,20,000 तक गिर आई। नौकरी वाले लोगों में करीब 8% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यहां भी पूरे 5 साल भाजपा की सरकार रही, मगर रोजगार के वादे पर खरी नहीं उतर पाई। तो फिर सवाल मन में उठता है कि आखिर रोजगार बढ़ने की बजाय चारों राज्यों में घटा क्यों, और जाहिर है रोजगार घटा तो इकॉनमी भी घटी क्यों, ये भी सवाल है। सवाल के जवाब के तौर पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से JNU के एसोसिएट प्रोफेसर हिमांशु ने जो कहा वो हम आपको बता रहे हैं। 2016 में हुई नोटबंदी, GST और कोरोना एक के पीछे एक अलग अलग सालों में हुए इन गिरावटों की वजह माने जा सकते हैं। ऐसे में हम दुआ करते हैं कि ये कोरोना का कहर जल्दी खत्म हो, दुनिया भर से, भारत से भी, और सरकारों को युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की सद्बुद्धि और मोहलत मिल जाए। और इन्हीं कामनाओं के साथ हमारी तरफ से कल मनाए जाने वाले युवा दिवस की सच्ची शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए। अब आपको बताते हैं कू की राय। हमने पूछा था कू पर लोगों से आज कि क्या यूपी चुनाव में रोजगार मुद्दा है। हाँ कहा है 56% लोगों ने, ना कहा है 44% ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर द ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उसे भी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप।